बच्चों, आज हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र जो कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। तो इसके पहले हमने भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम अर्थशास्त्र के देख लेंगे बच्चों। अर्थशास्त्र में अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अध्याय आएंगे, अध्याय 1 और अध्याय 2। यही 2 कोर्स में है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो अध्याय जो 1 है पालमपुर गांव की कहानी और अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग। तो ये दोनों अध्याय हम पढ़ चुके हैं, इनके वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। इनको पढ़ के समझा चुके हैं हम वीडियो के द्वारा। आपने देखे ही होंगे वो, यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आप इनके सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकोगे बच्चों। इनके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी हमने बना लिए थे, तो आपने देखे ही होंगे वो। तो यदि आपके पास प्रश्नोत्तर के वीडियो होंगे, यदि आपने लिख रखे होंगे, तो इस समय आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे हम कर सकते हैं आसानी से, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अर्थशास्त्र में जो पाठ 1 है, अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी, यह हमने पढ़ लिया था। पालमपुर गांव जो था, ठीक है, कृषि प्रधान गांव था यहाँ पे, और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी, गैर कृषि क्रियाएं और कृषि क्रियाएं हम देख चुके थे बच्चों, ठीक है। इसमें उत्पादन का संगठन, ठीक है, इसमें हमने जो मुख्य मुख्य चीजें पढ़ी थी, मुख्य तथ्य भी हमने अंडरलाइन कर लिए थे जब हमने पढ़ा था तब। तो यहाँ पे लिखा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। तो कौन कौन सी है? वह भूमि, श्रम, ठीक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, 4 चीजें आवश्यक होती है, ठीक है। और स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, ठीक है। औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो हो सकता है इस बार, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स है आपकी, तो हो सकता है इस बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पाठ के अंदर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। तो इसका उत्तर था कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। इसके साथ यहाँ आया था हरित क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन एक आया था। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हरित क्रांति के बारे में आएगा, तो उसमें हो जाएगा हमारा ये प्रश्न। और श्रम उत्पादन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। तो उत्पादन के जो आवश्यक कारक है उनमें है भूमि, श्रम, ठीक है। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, वो है प्रश्न नंबर 2 इसमें महत्वपूर्ण है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक कागजों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत है? इम्पोर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? और चौथा प्रश्न, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? फिर छठा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। इसमें बहुविध फसल प्रणाली आ जाएगी। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीकों में समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और 10वां प्रश्न, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। इसके साथ ही आप ये प्रश्न भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सविता वाला। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? और एक और इम्पोर्टेंट जो 13वें नंबर का प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। और 14वां, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये प्रश्न ऐसे हैं दोनों, जिनके उत्तर आप अपने मन से
लिख सकते हो। ठीक है, आप इनके उत्तर एक बार पढ़ लो, बाकी आप उत्तर इनके मन से लिख दोगे तो भी ये राइट ही होंगे ना। आपको इतनी समझ है कि गैर कृषि कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, तो आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो एक बार इनके उत्तर पढ़ के। ठीक है, इनके उत्तर का वीडियो हम बना चुके हैं अर्थशास्त्र के पार्ट 1 और 2 का। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उनमें से लिख सकते हो, बहुत सरल तरीके से बना रखा है। अगला पाठ है अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, यहाँ पे मानव पूंजी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, मानव पूंजी से संबंधित प्रश्न यहाँ हो सकता है। और यहाँ पर सकल की कहानी थी, हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये पाठ भी हमने पूरा पढ़ लिया था। सकल की कहानी पढ़ी थी बच्चों हमने, और इसके साथ ही हमने पढ़ी थी विलास की कहानी पढ़ी थी। इस पाठ में हमने सकल की कहानी और विलास की कहानी पढ़ी थी। और यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा था। तो यह प्रश्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे प्रश्न है, सारे प्रश्न हो जाएंगे इसमें। चलो देखते हैं। पाठ में से अधिक प्रश्न बनते हैं बच्चों, जैसे संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है बच्चों, ये भी करना पड़ेगा। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका, तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की और स्वास्थ्य की भूमिका, दोनों आप एक साथ उत्तर याद कर लेना। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर लगभग वही होगा जो हमने इसके चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर याद करेंगे, लगभग वैसा ही उत्तर प्रश्न नंबर 5वें का है। दोनों लगभग एक जैसे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका और किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के भी हमने प्रश्नोत्तर का वीडियो बना रखा है, बहुत आसान तरीके से बनाया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। यदि आपके पास है इनके प्रश्नोत्तर तो आप वो ही याद करो बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक वाला। 7वां जो प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, तो ये आपको पता ही होगा। आर्थिक क्रियाएं जो धन से संबंधित क्रियाएं होती है, लाभ से, किसी लाभ के उद्देश्य से व्यक्ति जो कार्य करता है वह आर्थिक क्रियाओं में आती है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में जो धन से संबंधित नहीं होती या जिनमें कोई लाभ का उद्देश्य नहीं रहता है। फिर 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। और प्रश्न नंबर 9, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पाठ में अधिक प्रश्न है तो आपको ये करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ज्यादा बड़े उत्तर नहीं, छोटे छोटे ही उत्तर हैं। प्रश्न नंबर जो 11वां है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो ये बेरोजगारी वाले 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। बेरोजगारी शब्द की व्याख्या करनी है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है, और शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो ये बेरोजगारी के तीनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावना है। विकासशील क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसका उत्तर हमने हमारे वीडियो में बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल शब्दों में बना रखा है। फिर प्रश्न नंबर 13वां है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के कुछ उपाय सुझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको सुझाव देना है, ये आपके मन से लिखने वाला उत्तर है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी। फिर 14वां करने की आवश्यकता नहीं है। और 15वां जो क्वेश्चन है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, तो इसका उत्तर होगा मानव पूंजी। और क्यों, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि मानव पूंजी जो है बाकी सभी पूंजी या बाकी सभी संसाधनों का उपयोग स्वयं कर सकती, जबकि बाकी संसाधन ऐसा नहीं कर सकते। तो मानव पूंजी को हम सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, मानव पूंजी को अच्छा मानते हैं। और क्यों के उत्तर में आ जाएगा यहाँ पर, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो यह जो इसका उत्तर बनेगा
वही लगभग इसका उत्तर बनेगा। हमने हमारे वीडियो में भी इसी तरह का बना रखा बच्चों, यदि आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। बहुत आसान है ये प्रश्नों का उत्तर भी, ठीक है, क्योंकि इस पाठ में से अधिक प्रश्न बन रहे हैं और यह क्योंकि एनसीईआरटी का कोर्स आपका लागू हो गया बच्चों, तो हमें लगभग सभी प्रश्न पढ़ने ही पड़ेंगे अभी, या फिर वार्षिक परीक्षा में भी हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार पाठ के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।